धिक्कार दिया। आपका स्वागत है हमारे इस रोमांचक सीरीज के एपिसोड 4 में, और अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। तो एपिसोड 4 की कहानी शुरू होती है क्वीन वू से, जो किसी को अपने कमरे में देख काफी डर जाती है। ये और कोई नहीं बल्कि वांग सू ही था, जिसके हाथ में खून से सनी तलवार थी और वो भी पूरी तरीके से खून से रंगा हुआ था। इसे इस रूप में देखकर रानी के होश उड़ जाते हैं। वो वांग सू से पूछती है कि तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे हो। वांग सू कहता है कि माँ, मैंने वो सारे सबूत मिटा दिए जिससे ये साबित होता कि आपने क्राउन प्रिंस को मारने की कोशिश की थी। मैंने उन सबको जला दिया। ये सब मैंने आपके लिए किया है। रानी पूछती है कि क्या तुमने उन सबको मार डाला, जिस पर वांग सू कहता है कि हाँ, मैंने उन सबको मार दिया। वैसे भी वे लोग आपके लिए ही तो जी रहे थे, तो आपके लिए मर भी गए। तब रानी वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं इससे खुश हो जाऊंगी और तुम्हारा हाल पूछूंगी कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम बस एक जानवर हो, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे खून की बदबू आ रही है। वांग सू कहता है कि ये मैंने आपके लिए किया है माँ। तब रानी कहती है कि तुम्हारे मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर मुझे घिन आती है। रानी की बात सुनकर वांग सू का दिल टूट जाता है। वो कहता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि मेरी माँ मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, वो बाकी माँ की तरह मेरी परवाह क्यों नहीं करती। मैं हमेशा इस आशा में रहता था कि किसी दिन मेरी माँ मुझे अपना मानेगी। जिस पर रानी कहती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम शिंजू के बेटे हो। मैंने तो तुम्हें बचपन में ही उन्हें गोद दे दिया था। ये सुन वांग सू कहता है, ये सब सिर्फ मेरे चेहरे पर लगे निशान के कारण है ना। सिर्फ मेरे चेहरे के निशान के कारण ही आपने मुझे दूसरे राज्य को दे दिया और मेरे बारे में सोचा तक नहीं। वो बताता है कि शिंजू राज्य में मुझे बेटे की तरह नहीं बल्कि एक कैदी की तरह रखा जाता था। एक बार उन लोगों ने मुझे मरने के लिए भेड़ियों से भरे जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन मैं पूरी रात उनसे लड़ता रहा और उस जंगल में आग लगाकर अपनी जान बचाई। और वो पागल औरत जिसने मुझे गोद लिया था, वो मुझे अपना मरा हुआ बेटा समझती, पर अपना भ्रम टूटने के बाद मुझे जानवरों की तरह मारती और कमरे में बंद कर देती थी, जहाँ मुझे 3-4 दिनों तक पानी भी नसीब नहीं होता था। इतना सब सुनने के बाद भी रानी का मन नहीं पसीजता और वो कहती है कि तुम्हारे साथ वहाँ क्या हुआ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसी बदशक्ल औलाद मेरे लिए बस एक कलंक थे। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। तुम्हें यहाँ से भेजने के बाद ही मुझे सुकून मिला था। ये सुन वांग सू की अपनी माँ को लेकर आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब वो अपने आंख में आंसू लिए अपनी माँ से कहता है कि आज का दिन आपको हमेशा याद रहेगा। आपने मेरा त्याग किया है, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला और आपको मेरा चेहरा बार बार देखना पड़ेगा। इसके बाद वांग सू भारी मन से यहाँ से चला जाता है। वांग सू इसके बाद इन पत्थर के पिरामिडों के पास पहुंचता है, जिसे माँ अपने बच्चों के सलामती के लिए बनाती है। वांग सू इन सबको तोड़ने लग जाता है, तभी हेसू उसे देख लेती है। वो वांग सू को रोकने की कोशिश करती है। वो देखती है कि वांग सू खून से रंगा हुआ है। वांग सू कहता है कि ये उन लोगों का ही खून है जिन्हें उसने आज मारा है। वो फिर से इन पत्थरों को गिराने लगता है। तब हेसू इसे रोकती है और कहती है कि आपको भी चोट लगी है, जिस पर वांग सू कहता है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मैंने आज कई लोगों को मारा है। जिस पर हेसू कहती है कि तो बताओ आपने उन्हें क्यों मारा, क्या आपने उन्हें अपने शौक के लिए मारा। हेसू कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस जगह पर जीने के लिए ना चाहते हुए भी दूसरों की जान लेनी पड़ती है। मुझे पता है कि आपको भी अपने आप में बहुत बुरा महसूस हो रहा होगा, पर इसमें आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। खुद के जीने की इच्छा रखना कोई अपराध नहीं है। हेसू की ये बातें वांग सू के घायल दिल पर मलहम का काम करती है। अब हेसू यहाँ से जाने लगती है और वांग सू टूटकर रोने लगता है। अब कल हम किंग तेजो का दरबार देखते हैं, जहाँ क्राउन प्रिंस राजा को बताता है कि हमने उन हमलावरों के अड्डे का पता लगा लिया था, पर हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही किसी ने उन्हें मारकर वहाँ आग लगा दी थी, जिसके कारण उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। पर अजीब बात यह है कि वो अड्डा एक टेंपल था जो रानी वो के नियंत्रण में था। इस पर रानी कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्राउन प्रिंस पर हमला मैंने करवाया है। जिस पर वांग सू कहता है सब ऐसा ही सोचेंगे। किंग तेजो रानी वू से पूछता है कि क्या तुमने ये साजिश की है, पर रानी इसे मना कर देती है। तभी थर्ड प्रिंस कहता है कि वो टेंपल की देख रेख मैं करता था, शायद मुझसे ही कोई चूक हो गई होगी माँ की, इसमें कोई गलती नहीं है। तभी वांग सू कहता है कि मुझे पता था कि शक हमारी माँ पर ही जाएगा, इसलिए मैंने ही उन सबको मार डाला और वहाँ आग लगा दी। तब एक प्रिंस राजा से कहता है कि ये सब राज परिवार को आपस में लड़ाने की साजिश है, ताकि हम रानी पर शक करें और आपस में लड़ते रहे। वांग सू कहता है वो सही कह रहा है और इसी डर से मैंने ये सब किया, मेरे इस घटिया निर्णय के लिए मुझे माफ कर दे। इसके बाद हम कुछ दासियों को देखते हैं जो वांग सू के डर से उसके पास खाना ले जाने को तैयार नहीं थी। तभी म्यूंग भी वहाँ आती है। ये सब देखकर वो हेसू को वांग सू का खाना ले जाने को कहती है। हेसू भी हिचकिचाते हुए मान जाती है। इसके बाद हम वांग सू को देखते हैं जो एक पहाड़ के किनारे बैठा था। तभी हेसू भी पहाड़ चढ़ उसके लिए खाना लेकर आती है। वो वांग सू को खाना देकर जाने लगती है। तभी वो देखती है वांग सू काफी अकेला है, इसलिए वो वहीं बैठ जाती है और कहती है कि उसे बर्तन वापस भी ले जाने हैं। अब वांग सू कहता है कि कल रात तुमने जो भी देखा उसे भूल जाना और उसके बारे में किसी को भी मत बताना। जिस पर हेसू कहती है कि मेरे जिंदगी में खुद ही बहुत प्रॉब्लम्स है और इतना टाइम नहीं कि मैं आपके बारे में सबको बताती फिरूं। हेसू पूछती है कि आपने कल वो तोड़ फोड़ क्यों किया। अब इसकी बात टालने के लिए वांग सू उल्टा हेसू से पूछता है कि पहले तुम बताओ कि उस दिन तुम शाही पूल में क्या कर रही थी। अब इसका जवाब हेसू के पास नहीं था, तो वो भी बात टालने के लिए वांग सू को खाना खाने को बोलती है। अब शाम को ये दोनों वापस लौट रहे होते हैं। हेसू को इन कपड़ों में बास्केट उठाकर चलने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। ये देख वांग सू उसकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर हिचकिचाहट से हाथ पीछे कर लेता है। वांग सू हेसू की मासूमियत और साफ दिल को देखकर उसके तरफ आकर्षित होने लगा था। अब इधर हम देखते हैं कि म्यूंग ही की तबीयत काफी खराब हो रखी होती है, इसलिए वो एक प्रिंस को दूसरी शादी कर लेने को कहती है। वो कहती है कि मैं आपको कोई भी खुशी नहीं दे पाई, यहाँ तक मैं आपको एक बच्चा तक नहीं दे सकती हूँ। वो कहती है कि अगर आप दूसरी शादी कर लेंगे तो कम से कम मैं सुकून से मर तो पाऊंगी, पर एक प्रिंस ऐसा करने से मना कर देता है। तब म्यूंग ही कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाए, इसलिए मेरे कारण अपना जीवन खराब मत कीजिए। दरअसल बात ये थी कि एक प्रिंस म्यूंग ही का पूरा ख्याल रखता था, पर वो उसे कभी प्यार नहीं कर पाया।
इनकी ये बातें हेसु के भी कान में पड़ जाती है। वो यहाँ बैठकर उन दोनों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ 10th प्रिंस आ जाता है और उसे अलग अलग खिलौने देता है। ये देख हेसु गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम बच्चे हो क्या जो इन चीजों से खेल रहे हो और परेशान कर रहे हो। तब 10th प्रिंस कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हेसु फिर 10th प्रिंस से पूछती है कि क्या तुम शादीशुदा हो। इस पर 10th प्रिंस मन में सोचता है कि शायद हेसु उसे पसंद करती है इसलिए ऐसे सवाल कर रही है। वो जवाब देता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। हेसु फिर उससे पूछती है कि मान लो अगर तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब रहने लगे तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे। जिसके जवाब में 10th प्रिंस कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं एक ही शादी करूंगा और उसके साथ ही आखिरी समय तक रहूंगा। ये सुनकर हेसु कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, काश पूरी दुनिया तुम्हारी तरह सोच पाती। ये सुनकर 10th प्रिंस मन ही मन खुश होने लगता है। उसे लगता है कि हेसु उससे प्यार करने लगी है। इसके बाद रायोंग हेसु के कहने पर वांगसू का पिन लौटाने उसके कमरे में जाती है जो उसे गिरा हुआ मिला था। हेसु ने उसे पिन ऐसी जगह रखने को कहा था जहां वो आसानी से ना मिले, इसलिए रायोंग उसे एक बक्से में रख रही होती है। पर इतने में ही वहां प्रिंसेस यून हवा आ जाती है और ये देख उसे लगता है कि रायोंग वांगसू के कमरे में चोरी करने आई है, जिसकी सजा देने के लिए वो इसे बांधकर छड़ी से पिटाई शुरू कर देती है, जिससे रायोंग घायल हो चुकी थी। जब ये बात हेसु को पता लगती है तो वो इसे बचाने को बीच में आ जाती है। हेसु बताती है कि रायोंग उसके कहने पर ही वांगसू के कमरे में पिन लौटाने गई थी, ना कि चोरी करने। पर प्रिंसेस इसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, इसलिए हेसु रायोंग को बचाने के लिए कहती है कि अगर तुम्हें सजा देनी ही है तो मुझे दो, क्योंकि मैंने ही इसे यहाँ भेजा था। इतने में ही सारे प्रिंस भी वहाँ आ जाते हैं। 10th प्रिंस 8th प्रिंस को ये सब रोकने को कहता है, पर 3rd प्रिंस कहता है इन लोगों को इनकी जगह दिखानी बहुत जरूरी है। अब प्रिंसेस हेसु को बंधवा कर पीटना शुरू करती है। ये इसे और मार ही रही होती है कि तभी वांगसू वहाँ आ जाता है और इसे रोक लेता है। वो कहता है हेसु मेरी है। ये सुन सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। प्रिंसेस यून हवा भी शौक हो जाती है। वांगसू कहता है कि वो पिन मेरी थी तो मैं ही तय करूंगा कि इसे सजा देनी है या नहीं। इतने में 10th प्रिंस भी हेसु की तरफ से बोलने लग जाता है। 8th प्रिंस भी हेसु के हाथ तुरंत खोलने को कहता है। वो अपनी बहन यून हवा को बोलता है कि इस बार तुमने हद ही पार कर दी, अब हेसु रायोंग के साथ जा रही होती। तब 3rd प्रिंस यून हवा को कहता है कि तुमने इन्हें इनकी औकात दिखाकर बिल्कुल सही किया। पर बाकी प्रिंस को बुरा लग रहा था क्योंकि हेसु घायल हो चुकी थी। इसके बाद यून हवा वांगसू से कहती है आप बिना किसी कारण के मुझे नहीं रोकते, कहीं आपको वो पसंद तो नहीं आ गई। जिस पर वांगसू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हारा अपमान किया हो तो, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। यून हवा को ये बात बहुत चुभती है क्योंकि वो वांगसू से प्यार करती है। अब वांगसू यहाँ से जा ही रहा होता है तब उसे 8th प्रिंस मिलता है जो वांगसू से कहता है कि हेसु और यून हवा दोनों ही मेरे लोग हैं, तुम्हारे नहीं, इसलिए हेसु और मेरी बहन दोनों से दूर रहना और आगे से ऐसा कुछ भी मत कहना क्योंकि यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है। वांगसू सोच रहा होता है कि इस चमन को कौन सी बात बुरी लग गई। अब यहाँ हेसु दर्द के कारण काफी तकलीफ में थी। तब उसके कमरे के बाहर 8th प्रिंस आता है जो कहता है कि मैंने कमरे के बाहर दवाई छोड़ दी है। हेसु इस हालत में उसका सामना नहीं करना चाहती थी इसलिए वो उसे कोई जवाब नहीं देती। हेसु उसके जाने के बाद बाहर आती है तभी उसके पीछे से 8th प्रिंस आ जाता है। वो हेसु को दवाई देता है। हेसु उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला। 8th प्रिंस पूछता है कि तुम्हारा दर्द कैसा है, जिस पर हेसु कहती है कि मुझे दुख इस बात का नहीं कि मुझे पीटा गया, बल्कि इस बात का है कि मुझसे कैसा व्यवहार किया गया। वो पूछती है कि क्या ये ऐसा ही देश है जहाँ अगर कोई राज परिवार का न हो तो उसे जानवरों की तरह बांध के मारा जाएगा। 8th प्रिंस आज के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। इन दोनों के बीच लगाव बढ़ रहा था पर हेसु म्यूंग ही बारे में सोचकर पीछे हट जाती है। अब अगले दिन हेसु नदी के किनारे टहल रही होती है तभी वो वांगसू से टकरा जाती है। वो टकराने से चोट लगने का नाटक करने लगती है। तब वांगसू कहता है कि तुम खुद मुझसे टकराई हो। हेसु वांगसू से पूछती है कि आपने कल ऐसा क्यों कहा कि मैं आपकी हूँ, जिस पर वांगसू कहता है कि ये तुम्हारा थैंक यू कहने का कोई तरीका है क्या, क्योंकि कल मैंने तुम्हें पिटने से बचाया था। तब हेसु वांगसू को थैंक यू बोलती है। वांगसू पूछता है कि वो पिन तुम्हारे पास कैसे आया। तब हेसु बताती है कि आपसे वो पिन शाही तालाब के पास गिरा था और मुझे मिला, किसी को पता न चले, मैंने आपका चेहरा देखा है इसलिए मैंने ये किसी को नहीं बताया। वांगसू कहता है शायद तुम्हें अब मुझसे डर नहीं लगता है, जिस पर हेसु कहती है कि हाँ आजकल मुझे आपसे डर नहीं लगता। इसके आगे वो कहती है कि मैं कोई सामान या जानवर नहीं हूँ जो मेरा कोई मालिक हो, इसलिए आगे से ऐसा मत कहना कि मैं आपकी हूँ। जिस पर वांगसू पूछता है कि तो मुझे क्या कहना चाहिए कि तुम मेरी इंसान हो। अब वांगसू भी हेसु की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। इसके बाद 14th प्रिंस जुन हमेशा की तरह भेष बदल कर लड़ाई कर रहा होता है तभी कुछ लोग इसे आकर पकड़ लेते हैं और इसे जबरदस्ती ले जा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा होते हुए हेसु देख लेती है। वो रायोंग को मदद लाने के लिए भेजकर उनके पीछे जाने लगती है तभी उसे जाते हुए वांगसू देख लेता है। अब 14th प्रिंस को पकड़ने वाला आदमी उसे बताता है कि मैंने तुम्हें एक बार लड़ाई में हराया था जिसके कारण तुम्हारी माँ ने मेरे हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इस बारे में 14th प्रिंस को नहीं पता था। वो आदमी अपना बदला लेने के लिए इसके भी हाथ काटने वाला होता है तभी हेसु डंडा लेकर 14th प्रिंस को बचाने पहुंच जाती है। वो डंडा घुमाते हुए कहती है सब पीछे हट जाओ वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। इधर रायोंग भी मदद के लिए 8th प्रिंस के पास पहुंच जाती है और कहती है कि हेसु की जान खतरे में है। अब 14th प्रिंस और हेसु चारों तरफ से घिर चुके थे। वो लोग इन्हें पीटना शुरू करते हैं। 14th प्रिंस हेसु को कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, जिस पर हेसु कहती है कि कौन किसे बचा रहा है। तभी वहाँ पर 8th प्रिंस पहुंच जाता है और एक एक कर इन सब की कुटाई कर देता है। तभी वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं। ये लोग 8th प्रिंस पर हमला करने ही वाले थे तभी वहाँ पर 4th प्रिंस वांगसू भी पहुंच जाता है, जिसे देख के सभी लोग डर के मारे भाग जाते हैं क्योंकि वांगसू कितना खूंखार है ये सब जानते थे। 14th प्रिंस हेसु को कहता है कि आज तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मौका आने पर मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगा। 14th प्रिंस और हेसु की भी दोस्ती यहाँ से अच्छी हो जाती है। अब हेसु और 8th प्रिंस जब घर लौट रहे होते हैं तब वो अपनी भावनाएं रोक नहीं पाता और हेसु को कहता ही कि तुम्हें पता भी है कि आज मैं कितना डर गया था, मुझे लगा कि कहीं मैंने तुम्हें खो तो नहीं दिया, और इस तरह वो अपनी फीलिंग्स बता देता है। तभी वहाँ म्यूंग भी आ जाती है और वो इन्हें देख समझ जाती है कि यहाँ क्या चल रहा था।
इसके बाद हम वांग सू को देखते हैं जो 14th प्रिंस को कहता है तुम इस तरह महल से बाहर जाकर लड़ते हो और तुम्हारी वजह से एक इंसान के हाथ भी कट गए, जिस पर 14th प्रिंस कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। वांग सू कहता है कि तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो गई, तुम्हारी राजकुमार होने के नाते कोई जिम्मेदारी है कि नहीं। इस पर 14th प्रिंस चिढ़ जाता है और कहता है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है और मेरे लिए ये शर्म की बात है कि हम दोनों ने एक ही माँ के कोख से जन्म लिया है। ये सुन वांग सू को गुस्सा आ जाता है और वो इसे एक थप्पड़ मारता है। इतने में ही वहाँ क्वीन वो आ जाती है और ये सब देख लेती है। वो वांग सू को धक्का दे देती है और कहती है कि मेरे बेटे से दूर रहो, तुम्हारी वजह से इसकी भी जान खतरे में आ जाएगी। जबकि 14th प्रिंस कहता भी है कि वांग सू ने ही आज मेरी जान बचाई है, पर क्वीन वो कहती है कि ये मनहूस है, इससे दूर रहना ही अच्छा है। इसके बाद हम एक प्रिंस को देखते हैं जो अकेले कहीं जा रहा था। उसका मन बहुत बेचैन था, उसे बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था कि वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है क्योंकि वो अब हेसू को पसंद करने लगा था। इधर हेसू भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी, वो भी म्योंग ही को धोखा नहीं देना चाहती थी। अब वांग सू उसी जगह पर आकर पत्थरों को लगा रहा था जो उसने कल तोड़े थे। उसने अब ये बात स्वीकार कर ली थी कि उसकी माँ उसे कभी भी अपना बेटा नहीं मानेगी। अब कल क्राउन प्रिंस वांग सू को महल में रहने के लिए किंग तेजो से आज्ञा मांगता है। राजा कहता है कि वांग सू को बचपन में ही शिंजू को गोद दिया गया था, इसलिए उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। जिस पर वांग सू कहता है कि मुझे वहाँ एक कैदी की तरह रखा जाता था, न कि किसी राजकुमार की तरह। किंग तेजो कहते हैं कि तुम यहाँ क्वीन वो के बेटे या शिंजू के राजकुमार क्या बनकर रहोगे। जिस पर वांग सू कहता है कि मैं यहाँ किसी का बेटा या किसी का भाई बनकर नहीं, बल्कि मैं सिर्फ क्राउन प्रिंस का एक वफादार साथी बनकर रहूंगा। ये सुन किंग तेजो भी उसे महल में रहने की इजाजत दे देते हैं। अब रात को वांग सू फिर से इस पत्थरों के ढेर वाली जगह पर था, तभी उसे हेसू देख लेती है। हेसू इसे रोकती है क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से ये सब तोड़ रहा है। तब वांग सू कहता है कि मैं तोड़ नहीं रहा बल्कि बना रहा हूँ। बातों ही बातों में वांग सू कहता है कि कल से मैं महल में रहने जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें कल से दिखूंगा नहीं और तुम्हें मुझसे डरने की भी जरूरत नहीं होगी। जिस पर हेसू कहती है कि महल में शांति से रहना और किसी को डराने या जान से मारने की धमकी मत देना, साथ ही अपने खाने पीने का ध्यान रखना और सोते हुए बुरे सपने भी मत देखना। वांग सू ये सुन थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि किसी ने आज तक कभी उसका हाल नहीं पूछा था। तभी वहाँ बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है जिसे देख हेसू काफी खुश हो जाती है, पर वांग सू की नजर हेसू पर ही टिक जाती है और वो उसे ही निहारता रह जाता है। और यहीं पर एपिसोड 4 समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए